अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 11 जून 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 4 ज़िलहज्जा 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। बीजेपी लीडर एस जयशंकर, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूसरी मियाद के दौरान हिंदुस्तान के सिफारती रास्ते को आगे बढ़ाया था, उन्होंने नई हुकूमत में एक बार फिर वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभाला और आज मंगल को साउथ ब्लॉक में वज़ारत ख़ारजा में अपनी जिम्मेदारियां दोबारा शुरू की। नियत तरसाला कैरियर डेवलपमेंट सियासतदान बने साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर के बाहर कहा, यह एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि एक बार फिर वज़ारत ख़ारजा की क़यादत की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत पहले ख़ारजा पॉलिसी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी काबीना में कलमदानों की तकसीम के साथ इन क़यासाराइयों को गलत साबित कर दिया कि वो अपनी इत्तेहादी पार्टियों तेलुगु देशम या JDU के दबाव में हैं। इन इत्तलात के बरखिलाफ चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार वज़ारत दाखिला अमित शाह को देने के खिलाफ हैं और अहम वज़ारतों पर उन्होंने अपना दावा पेश किया है। मोदी ने अपनी पार्टी के सीनियर लीडरों की साबिक़ा वज़ारतें बहाल रखी है। मोदी के इक़्तिदार में बनने वाली NDA हुकूमत में भी अमित शाह वज़ीर दाखिला, निर्मला सीतारमण वज़ीर मालियात, राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा, एस जयशंकर वज़ीर उमूर ख़ारजा और नितिन गडकरी वज़ीर रोड ट्रांसपोर्ट ही रहेंगे। सारियाँ गश्त कर रही थी कि तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार अमित शाह को वज़ीर दाखिला का कलमदान देने से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अमित शाह को वही वज़ारत सौंपने पर बजीद थे। इनके अलावा बीजेपी सदर की वज़ीर सेहत के तौर पर मोदी काबीना में वापसी हुई है, जबकि साबिक़ वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान को वज़ारत ज़राअत सौंपी गई है। नीतीश कुमार की JDU और चंद्राबाबू नायडू की TDP को अहम कलमदान मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कलमदानों की तकसीम से वाज़ेह हो गया कि दोनों लीडर बीजेपी क़यादत पर असरअंदाज होने में नाकाम साबित हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी बार हलफ लेने से कबल ही चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार के असरअंदाज होने की बातें चल रही थी, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदा संभालने के बाद ये दोनों पार्टियां खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी साबिक़ा काबीना के 19 वज़रा को बरकरार रखा है। हालांकि हुकूमत साजी के बाद कलमदानों की तकसीम का पहला मरहला वज़ीर-ए-आज़म मोदी कामयाबी से पार करते नजर आ रहे हैं, मगर नाराज़गी की चिंगारी भी नज़र आने लगी है। शिवसेना शिंदे ग्रुप वज़ीर मुमलिकत का ओहदा मिलने पर नाराज़ है, जबकि अजीत पवार की NCP वज़ीर मुमलिकत का ओहदा कबूल करने से इनकार कर चुकी है। इसके अलावा केरला से बीजेपी के वाहिद रुकन पार्लियामेंट सुरेश गोपी ने वज़ीर मुमलिकत का हलफ लेने के बाद वज़ारत पर रहने में माजूरी जाहिर की है। कलमदानों की तकसीम के बाद एक अहम ओहदा स्पीकर का है, जिस पर TDP की खास नज़र है। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस ओहदे को अपने पास ही रखने के हक़ में है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश बीजेपी सदर जी पुरंदेश्वरी इस दौड़ में सबसे आगे हैं। पुरंदेश्वरी NT रामाराव की बेटी और चंद्राबाबू नायडू की साली है। भारतीय जनता पार्टी का ख्याल है कि इनका नाम तजवीज़ किए जाने पर चंद्राबाबू नायडू मुखालिफत नहीं कर सकेंगे। वो राजमंद्री लोकसभा हल्के से बीजेपी की टिकट पर कामयाब हुई है। आम आदमी पार्टी ने मोदी हुकूमत की तीसरी मियाद में वज़रा के कलमदानों की तकसीम पर तंज करते हुए कहा है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA के इत्तेहादियों को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने कहा कि वज़ारत में ना दाखिला, ना दिफा, ना ख़जाना, ना खारजा, ना तिजारत, सिर्फ झुंझुना वज़ारतें हैं जो NDA के हलकों के पास आई है। बहुत बड़ी तौहीन है। नाज़रीन, संजय सिंह के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी की इत्तेहादी पार्टी JDS के लीडर प्रज्वल रेवन्ना के बाद अब खुद बीजेपी के सीनियर लीडर अमित मालिया पर मुतअद्दिद ख्वातीन के इस्तेसाल का इल्ज़ाम आयद हुआ है। ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं, खुद RSS के एक कारकुन शांतनु सिन्हा ने अपने फेसबुक पोस्ट में लगाया है। इस मामले को पूरी शिद्दत से उठाते हुए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से फौरी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया शरेन ने एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि RSS के रुकन शांतनु सिन्हा, जो बीजेपी लीडर राहुल सिन्हा से वाबस्ता हैं, बताया है कि अमित मालिया ख्वातीन के साथ इन हरकतों में मुलविस है। वो मगरबी बंगाल में न सिर्फ 5 सितारा होटलों में बल्कि बीजेपी के दफातर में भी ख्वातीन के साथ इस्तेसाल किए हैं। सुप्रिया सरेन ने कहा है कि इस मामले में हम बीजेपी से सिर्फ एक बात का मुतालबा कर रहे हैं, वो ख्वातीन के साथ इंसाफ करते हैं या नहीं। हकीकत यह है कि मरकज़ में मोदी की हलफ बर्दारी को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि इनकी पार्टी के अहम चेहरों पर ज़्यादती के संगीन इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं। कांग्रेस तर्जुमान ने अमित मालिया को फौरी तौर पर हटाने और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि वो जिस पोजीशन पर है वो बहुत ज़्यादा असर रखने वाली पोजीशन है।
शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर गुज़िश्ता एक साल से तशद्दुद की आग में जल रहा है। यहाँ 3 मई 2023 को दो बरादरियों के दरमियान तशद्दुद फूट पड़ा था। इसके बाद से मुसलसिल पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आते रहे हैं। प्रदेशना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के सदर मोहन भगवत ने तशद्दुद की आग में जल रहे मणिपुर में अमन बहाल करने की अपील की है। भगवत ने कहा कि मणिपुर एक साल से अमन का इंतजार कर रहा है, इस पर तरजीही तौर पर गौर किया जाना चाहिए। मोहन भगवत के इस बयान को मरकज की मोदी हुकूमत के लिए एक बड़े पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। मोहन भगवत ने कहा, इस बार भी हमने राय आमा को बेदार करने का अपना काम किया है। एक हकीकी खिदमतगार वक़ार और लिहाज रखता है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना फ़र्ज़ बहुस्न तरीक़े से अदा करे। भगवत ने कहा, काम करें लेकिन तकब्बुर नहीं करना चाहिए, जो ऐसा करता है वही हकीकी खिदमतगार है। RSS सरबराह ने कहा कि खुदा ने सबको पैदा किया है, खुदा की बनाई हुई कायनात के तय हमारे जज्बात क्या होने चाहिए, ये सोचने की बात है। सोच समझकर और वक्त के बहाव में जो बिगाड़ आया है इसको दूर करके ये जानकर के नज़रिया और अकीदा मुख्तलिफ हो सकता है। उन्होंने कहा कि लेकिन हमें इस मुल्क को अपना मानकर सभी लोगों के साथ बेहतर रिश्ते कायम करने चाहिए। रियासत उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सराय लखनसी इलाके में वाक़ गांव बारी सरावा में ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी करने से रोके जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है। पुलिस की जानिब से इस रोक के खिलाफ दाखिल अर्जी पर हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया और समाअत की तारीख 12 जून मुकर्रर की है। मऊ जिले के सराय लखनसी इलाके में वाक़ बारी सरवा गाँव में घरों और इहातों के अंदर भी बकरे व भैंस की कुर्बानी करने से पुलिस की जानिब से रोके जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी पर रियासती हुकूमत से जवाब तलब करते हुए अगली समाअत के लिए 12 जून की तारीख तय की गई है, जबकि बकरीद 17 जून को मनाई जाएगी। सिद्धार्थ वर्मा और मनीष कुमार निगम की डिवीजन बेंच ने मोहम्मद शाहिद की मफाद आमा की अर्जी पर समाअत करते हुए जवाब तलब किया है। दरख्वास्त गुजार की तरफ से एडवोकेट चंद्रकांत त्रिपाठी ने बहस की। इनका कहना है कि हर साल गांव वाले जानवरों की कुर्बानी करते हैं, इस बार पुलिस कह रही है कि घर के अंदर भी जानवर कुर्बान नहीं किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी की 72 रुकनी नई काबीना में इस बार भी सलाहियत और कारगुजारी से ज़्यादा आइंदा होने वाले इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के इम्कानात पर तवज्जो मरकूज की गई है। यही सबब है कि उन रियासतों से जहां असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, काबीना में ज़्यादा नुमाइंदगी दी गई है। आइंदा चंद माह में महाराष्ट्र और हरियाणा में, जबकि आइंदा साल बिहार में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। नई काबीना में इन तीनों रियासतों से 17 वजीर बनाए गए हैं। दिल्ली से मुतसिल हरियाणा में जहां इस मरतबा बीजेपी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, मोदी ने 3 अराकीन को अपनी काबीना में शामिल किया है। हरियाणा के 10 सीटों में से बीजेपी के हिस्से में इस मरतबा सिर्फ 5 सीटें ही आई है, जबकि गुज़िश्ता इंतखाबात में तमाम 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। यहाँ से बीजेपी ने साबिक़ वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर के साथ ही राव इंदरजीत सिंह और कृष्ण पाल गुर्जर को काबीना में जगह दी है। इनमें से आखिर दोनों वज़ीर मोदी की साबिक़ा दोनों काबीना में शामिल रहे हैं। इसी तरह नवंबर तक महाराष्ट्र में भी असेंबली इंतखाबात होंगे। यहाँ पर बीजेपी को तनहा भी और एनडीए के साथ भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ पर 48 सीटों में बीजेपी को 9 और एनडीए को मजमूई तौर पर 17 सीटें मिली हैं, जबकि गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में इसे तनहा 23 और इत्तेहाद के साथ 43 सीटें मिली थी। मोदी की नई काबीना में यहाँ से 6 अफराद को जगह मिली है। इनमें से बीजेपी के 4 और इत्तेहादी जमातों के 2 अराकीन हैं। बीजेपी के कोटे से नई काबीना में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, मुरलीधर माहौल और रक्षा खड़से को, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कोटे से प्रताप राव जाधव और आरपीआई के कोटे से रामदास उठावले को वजीर बनाया गया है। इनमें से 3 नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और रामदास उठावले पुरानी काबीना में शामिल रहे हैं। मोदी की पुरानी काबीना में स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर का बड़ा दबदबा था, लेकिन इस मरतबा इन्हें ठिकाने लगा दिया गया है। इनमें स्मृति ईरानी इलेक्शन हार गई हैं, जबकि अनुराग को जीतने के बाद भी मौका नहीं दिया गया। अनुराग को बाहर किए जाने की वजह से ये बताया जा रहा है कि इनके बयानात बीजेपी के लिए तो साजगार होते हैं, लेकिन वो एनडीए के लिए शायद काबिल कबूल ना हो, इसलिए इन्हें आराम का मशवरा दिया गया है। जबकि स्मृति ईरानी को ऐवान से बाहर रखने की वजह राहुल गांधी से इनका मुतसादिम होना है। इनके ताल्लुक से कहा जा रहा है कि वजह कुछ भी हो, वो हर मामले में राहुल गांधी पर तनकीद करना अपनी जिम्मेदारी समझती रही है, इसलिए इस मरतबा आरएसएस ने इन्हें ऐवान से बाहर रखने की हिदायत दी है। आरएसएस की कोशिश ये है कि इस बार तसादुम के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बजाते खुद ईरानी के हक़ में थे, लेकिन आरएसएस का रुख देखकर उन्होंने जिद नहीं की। बीजेपी जराये की तरफ से ये बात कही जा रही है कि ऐसा इलेक्शन ना जीतने की वजह से हुआ है। हालांकि इसी काबीना में कई शिकस्तखोर लीडरों को जगह दी गई है।
तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात के नतायज पर इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर सुनील कोंगोलू से मुशावरत की और हर पार्लिमानी हल्के में अवामी रुझानात की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की ख्वाहिश की। कांग्रेस पार्टी की जानिब से सुनील ने तेलंगाना में इंतखाबात की हिकमत अमली तैयार की थी और मिशन 15 के तहत 17 में 15 लोकसभा हल्कों पर कामयाबी का निशाना मुकर्रर किया था। बहुत से उज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने नई दिल्ली में क़याम के दौरान सुनील कोंगोलू और उनकी टीम से मुलाकात की और नतायज का मुख्तलिफ ज़ावियों से जायज़ा लिया। सुनील का कहना है कि इंतखाबात के ऐलान के फौरी बाद तेलंगाना में कांग्रेस के लिए माहौल साजगार था, लेकिन लम्हे आखिर में बीआरएस ने बीजेपी की तायद का अंदरूनी तौर पर जो फैसला किया वो कांग्रेस के लिए नुकसानदा साबित हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की 9 ता 12 नशिस्तों पर कामयाबी यकीनी थी, लेकिन अक्सरियती तबके के वोट और बीआरएस का वोट बैंक दोनों बीजेपी मुंतकिल हो गए, जिसके नतीजे में लोकसभा हल्कों में कांग्रेस की शिकस्त के लिए रास्त तौर पर बीआरएस को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि यह हल्के जात में मुस्लिम जमातों और तंजीमों की खुलकर कांग्रेस के हक़ में मुहिम ने भी हिंदू अक्सरियती तबके को बीजेपी के हक़ में मुत्तहिद होने का मौका फराहम किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 असेंबली चुनाव के मुकाबले 2024 लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस के वोट फीसद में तकरीबन 2% का इजाफा किया है। वोट के फीसद में इजाफे के बावजूद 8 नशिस्तों तक महदूद होना दरअसल बीआरएस और बीजेपी की खुफिया मुफाहिमत का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अक्सरियत से महरूमी के बावजूद तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड जैसी हलीफ जमातों की तायद से हुकूमत तो तश्कील दे दी, लेकिन राज्यसभा में उसे केसीआर और जगन मोहन रेड्डी की तायद की जरूरत पड़ेगी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के साथ मिलकर मुकाबला किया था, जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की कट्टर हलीफ है। इसी तरह तेलंगाना में बीजेपी ने तनहा मुकाबला किया और इलेक्शन के एतबार से कांग्रेस और बीआरएस उसके अहम हरीफ थे। लोकसभा में किसी तरह अक्सरियत हासिल हो गई, लेकिन राज्यसभा का मसला बीजेपी कायदीन के लिए उलझन का बाज़ बना हुआ है। राज्यसभा में बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं है, जिसके नतीजे में अहम क़ानून और फैसलों की मंजूरी में दुश्वारी हो सकती है। गुज़िश्ता 2 मियादों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीआरएस ने कई अहम बिल्स की मंजूरी में बीजेपी की तायद की, हालांकि ये दोनों पार्टियां हलीफ नहीं हैं। अब जबकि लोकसभा में तेलुगु देशम से इत्तेहाद हो चुका है, लिहाजा राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तायद का हुसूल अहम चैलेंज बन चुका है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 11 अरकान राज्यसभा हैं, जबकि बीआरएस के 4 अरकान हैं। किसी भी बिल की मंजूरी में दोनों पार्टियों के 15 अरकान अहम रोल अदा कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा की हलीफ तेलुगु देशम का राज्यसभा में एक भी रुकन नहीं है। ऐसे में बीजेपी को लोकसभा में तेलुगु देशम जबकि राज्यसभा में जगन और केसीआर की तायद जरूरी हो जाएगी। मरकजी काबीना में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी की अदम शमूलियत पर सियासी हलकों में मुख्तलिफ क़यासाराइयाँ की जा रही है। जनसेना एनडीए में शामिल है और उसके 2 अरकान पार्लियामेंट है, लेकिन 71 रुकनी मरकजी काबीना में जनसेना के नुमाइंदे को शामिल नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पवन कल्याण को काबीना में शमूलियत का पेशकश किया, लेकिन उन्होंने मरकजी काबीना के बजाय आंध्र प्रदेश की सतह पर अवाम की खिदमत को तरजीह दी है। एनडीए की हलीफ जमातों में ऐसी पार्टियों को भी काबीना में शामिल किया गया जिनके अरकान की तादाद महज 1 है। पवन कल्याण के पास 2 अरकान के बावजूद उनके नुमाइंदे की अदम शमूलियत पर मुबस्सरीन का मानना है कि पवन कल्याण ने मरकजी काबीना के सिलसिले में जो शराइत रखी थी इन्हें कबूल नहीं किया गया, जिसके नतीजे में उन्होंने पहली वजारत की तश्कील से दूर रहने का फैसला किया। चंद्रबाबू नायडू के हमरा पवन कल्याण नई दिल्ली में तकरीब हलफबरदारी में शरीक थे, लेकिन उनके एक भी नुमाइंदे को मरकजी काबीना में जगह नहीं दी गई। ज़रई कर्ज की 15 अगस्त से कबल मुआफ़ी से मुतालिक अपने वादे पर अमलावरी के सिलसिले में तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में एक आला सतह का इजलास मुनक़िद किया और अहदेदारों को इस ऐलान पर जामे अंदाज में अमलावरी के लिए तरीक़ेकार तैयार करने की हिदायत दी। लोकसभा इंतखाबात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने किसानों के फ़ीकस 2 लाख रुपये ज़रई कर्ज की माफ़ी का वादा किया था। सेक्रेटरीट में मुनक़िदा इस इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर और दूसरे अहदेदारों ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने ज़रई कर्ज की माफ़ी के लिए मनसूबे तैयार करने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि 2 लाख रुपये कर्ज हासिल करने वाले किसानों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। इस ताल्लुक़ से बैंकों से भी तफसीलात हासिल की जाएँ और अहल इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की निशानदही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुकर्ररा मुद्दत तक कर्ज की माफ़ी को यकीनी बनाया जाना चाहिए, जिसके लिए तमाम एहतियाती इक़दाम करने का चीफ मिनिस्टर ने मशवरा दिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना रवि गुप्ता ने मानसून के पेश नज़र गाड़ी सवारों से न सिर्फ एहतियात करने और सड़क हादसात को रोकने में मदद की ख्वाहिश की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा पोस्ट में कहा है कि ख़ास तौर पर गाड़ी सवार गाड़ी की टायर ग्रिप की जांच कर लें। अगर ग्रिप मुनासिब ना हो तो टायर तब्दील किया जाए। साथ ही गाड़ियों के टायरों की हवा बाकायदगी के साथ चेक करें। बारिश के दौरान महदूद रफ्तार से गाड़ी चलाना हमेशा सूदमंद साबित होता है। अलावा गाड़ी के इंजन की भी चेकिंग करें। ब्रेक पैड्स,
विंड स्क्रीन वाइपर्स को भी चेक किया जाए। इस बात को यकीनी बनाएं कि ज़रूरत पड़ने पर आपकी गाड़ियों में इमरजेंसी किट्स मौजूद हों और हंगामी सूरत-ए-हाल में डायल 100 को फ़ोन करें। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की मदाखलत के बाद 16 जानवर छुड़ा लिए गए, जिन्हें रच्चाकुंडा और एलबी नगर पुलिस ने जब्त कर लिया था। रहमत बेग कादरी रुकन कौंसल मजलिस ने बताया कि सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी को ये इत्तला मिली थी कि इब्राहिमपट्टनम वगैरह में बड़े जानवर रोक लिए जा रहे हैं। फौरी तौर पर सदर मजलिस ने कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा और डिप्टी कमिश्नर पुलिस एलबी नगर डिवीज़न से रब्त पैदा किया और रुकन कौंसल मजलिस मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी, समद बिन अब्दाद इंचार्ज शोबे तंजीम व साबिक़ कॉरपोरेटर, हुसैनी पाशा कॉरपोरेटर, नवाजुद्दीन अहमद और दूसरों को एलबी नगर पुलिस स्टेशन रवाना किया, जिसके बाद पुलिस ने 16 जानवर छोड़ दिए, जिन्हें 4 गाड़ियों के साथ जब्त किया गया था। असदुद्दीन अवैसी ने कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा से कहा है कि ऐसी कई इत्तलात मौसूल हो रही है कि बिलखुसूस रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के मज़ाफ़ात में गौ रक्षक दानिस्ता तौर पर जानवरों की मुंतकली में रुकावटें पैदा कर रहे हैं और पुलिस भी अमलन इन गौ रक्षकों का साथ देते हुए जानवर जब्त कर रही है। इस किस्म की सूरत-ए-हाल खत्म की जानी चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बदलते हालात के मुताबिक निसाब में तब्दीली करने के लिए एजुकेशन कमीशन कायम किया जाएगा ताकि मसाइल को भी हल किया जा सके। हुकूमत तजावीज़ हासिल करने तैयार है और कीमती तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। उन्होंने सरकारी स्कूल्स के 10 GPA हासिल करने वाले तलबा में प्रतिभा पुरस्कार तकसीम किए। इस मौके पर रविंद्र भारती में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत सरकारी स्कूल्स में नीम रिहायशी निज़ाम पर अमल आवरी पर गौर कर रही है। इसके ज़रिए हुकूमत की जानिब से नाश्ता, दोपहर का खाना और स्नैक्स फराहम किए जाएंगे। अकामती स्कूल्स की वजह से सरपरस्तों और बच्चों के दरमियान ख़ानदानी रिश्ता कमज़ोर होने की इत्तलात है, जिसके पेश नज़र बच्चों को सरपरस्तों से दूर रखे बगैर मौज़ात के स्कूल्स में इस तजवीज़ पर अमल आवरी ज़ेर गौर हैं। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि इनकी अवामी हुकूमत है, अवामी हुक्मरानी के लिए भरोसा पैदा करने पेश कदमी की जाएगी।